शामली से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। विरोध करने पहुंचे थे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का विरोध करने पहुंचे थे। पुलिस की मौजूदगी में ही झड़प हो गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अब देखिए किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हो गई। विरोध करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता नेता थे वो पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष यूपी बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह का, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष का विरोध भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने शुरू किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस की मौजूदगी में ही यहां पर बवाल हो गया। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष का विरोध करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता पहुंचे थे, लेकिन इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के सामने ही हंगामा हुआ और काफी देर तक तनाव और विवाद की स्थिति यहां पर बनी रही। तो शामली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। विंध्याचल थाना क्षेत्र के पुरानी वीआईपी इलाके की यह घटना है। तो विंध्याचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई और देखिए आसपास भी कुछ दुकानें हैं। खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने फौरन आग पर काबू पाया। विंध्याचल थाना क्षेत्र के पुरानी वीआईपी इलाके की यह घटना है। तो जो आग की घटना हुई है, ये कॉस्मेटिक की दुकान थी और विंध्याचल थाना क्षेत्र में ये दुकान पड़ती है जिसमें आग लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आग पर काबू पा लिया। और बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर गैंगस्टर अनुज बरखा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 3 मकानों को कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है। हत्या, लूट, गैंगस्टर, रंगदारी के 29 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर गांव का मामला है। बागपत में पुलिस पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुकी है, चाहे फिर सुनील राठी हो, धर्मेंद्र किरठल, अमरपाल लुहारा और सत्यवीर राठी, इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है और आज एक और कुर्की की कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर अनुज पर यह कार्रवाई हो रही है। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सल्ट उपचुनाव को लेकर महेश जीना बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सुरेंद्र जीना के भाई हैं महेश जीना, जिनका निधन हुआ था, सीट खाली हुई थी और बीजेपी की ओर से अब केवल आधिकारिक घोषणा होनी ही बाकी है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सल्ट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, अब देखिए भाजपा के अब जो प्रत्याशी होंगे वो सल्ट उपचुनाव को लेकर वो सुरेंद्र सिंह जीना, जो उनके भाई हैं महेश जीना, अब वो प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है अपडेट, और इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि भाजपा की ओर से थोड़ा जो आधिकारिक घोषणा होगी तो आज शाम हो सकती है। लिहाजा जो दिवंगत विधायक रहे हैं सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई महेश जीना को अब पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जिसके चलते अब वो एक बड़ी जो 6 नामों का पैनल कमेटी ने आला कमान की ओर से या फिर कोर कमेटी में अपने के समक्ष रखा था, उस पर महेश जीना के नाम पर मोहर लगा दी है। अभी थोड़ी देर बाद यानी शाम तक कुछ ऐसा संभावना बन रही है कि भाजपा की ओर से आधिकारिक घोषणा हो जाए। तो ये बड़ी एक ऐसी खबरें निकल के जरूर सामने आ रही थी कि आखिरकार विधायक जो कोरोना काल के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिया जाए। और क्योंकि लगातार सहानुभूति का एक जरूर लोग सहानुभूति रख रहे थे, संवेदना उनके परिवार के प्रति, और जो विधायक बिल्कुल, यानी कि विनोद मान सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत सरकार की जो पहली चुनौती है चुनावी, उसमें संवेदना का फैक्टर भी काम करेगा, लेकिन जो बाकी दावेदार थे उनको अगर नाराजगी उनके सामने आई तो ये भी एक चुनौती हो सकती है। शुक्रिया, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। तो सल्ट से महेश जीना प्रत्याशी हो सकते हैं। बड़ी खबर नोएडा से भी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चला रखा है। कारों के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों को चालान किया गया है। सेक्टर 98 नोएडा अंडरपास पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया और देखिए जिन कारों पर काली फिल्म लगी थी उनको खुद हटाया गया और चालान भी काटा गया उनका। थाना 39 क्षेत्र पुलिस ने अभियान चलाया। तो देखिए ये कार आपको दिख रही है, ब्लैक फिल्म चढ़ी थी। हालांकि ये अवैध बहुत पहले से घोषित हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नियम को तोड़ते हैं। 3
काली फिल्मों को हटाया भी गया और चालान भी काटे गए। और अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनसे भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान तीनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गांजा तस्करी के लिए यहां पर लाया गया था। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर नई गाइडलाइन जारी हुई है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी की। सभी कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा गया है। मुख्य सचिव की तरफ से कोई भी आयोजन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जो ढील छोड़ी गई थी अब वो ढील नहीं रहेगी। बुजुर्गों और बच्चों को सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से रोक है। तो ये 2 नए नियम आ गए हैं। आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने जो डीएम और एसपी को खत लिखा है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा और अनुमति के बाद भी बच्चे और बुजुर्ग उसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं यूपी में कोविड नियंत्रण को लेकर निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में डीएम अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। तो कोरोना को लेकर चुनौतियां एक बार फिर से आंकड़ों के साथ बढ़ने लगी हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसी को लेकर निरीक्षण शुरू हो गया है। कोविड नियंत्रण को लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हर आयोजन को करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर सरकार चिंतित भी है। मुख्यमंत्री ने कल अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की और उसमें कई निर्णय लिए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, देश में तो कोरोना बढ़ रहा है, यूपी में भी रफ्तार धीमे ही लेकिन कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, एक बड़ी बैठक और लंबे समय बाद हमने देखा कि तमाम निर्णय उसमें हुए हैं। क्या कुछ खास निर्णय है कि कोरोना के मामले ना बढ़ें, उसके संक्रमण पर रोक लगाई जाए? स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि हम कोरोना का जो इधर बढ़ते हुए ट्रेंड के बारे में पूरी जानकारी हम मुख्यमंत्री जी को और शासन को देना आवश्यक था। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना ज़रूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। तो उसको देखते हुए हम कोई पंचायत चुनाव को भी नहीं टालेंगे या होली के पर्व या उससे संबंधित और भी जो पर्व हैं, दिशा निर्देश जरूर देंगे प्रोटोकॉल के माध्यम से। और सभी जिला प्रशासन को बता दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में आयोजन कोई भी होगा तो उसका पहले परमिशन लेंगे। प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है। मास्क अनिवार्य रूप में पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी रखना पड़ेगा और 60 से ऊपर के लोग को आप अलाउ नहीं करेंगे। 10 साल के बच्चे से नीचे के लोग को आप अलाउ नहीं करेंगे। बाकी को उस आयोजन में एक सीमित तरीका से उनको अपना मेंटेन करना पड़ेगा। और मुरादाबाद में कोरोना के कहर के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लोगों ने नियमों को नहीं माना, मास्क नहीं लगा रखा था, जबकि जिले में करीब रोज अब 10 नए केस आने शुरू हो गए हैं। बावजूद उसके लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए, सब्जी मंडी है और हालत क्या है कि कोई आपको यहाँ पर मास्क में नज़र नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता मंडी में। तो आप बेफिक्री देखिए, और ये बेफिक्री उस दौर में है जब मौत का आंकड़ा अब रोज का 200 पहुंचने वाला है और मुरादाबाद में रोज 10 नए मरीज मिलने शुरू हो गए। हम इस वक्त मुरादाबाद की मंडी समिति में हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ जो है बढ़ी हुई है और लोग सब्जी खरीदने के लिए सुबह सुबह आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मास्क कोई लगाए हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, उसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हों या ग्राहक हों, यहाँ पर सब्जी बेचने वाले। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है अपना? जीवन। जीवन, ये बताइए, आप सब्जी बेच रहे हैं, समिति में बैठे हुए यहाँ पर,
लेकिन मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क मेरी आई शर्ट कमज़ोर है, मुझे दिखाई नहीं आई शर्ट, आँखें कमज़ोर है मेरी। मास्क तो नाक और मुंह पर लगना है ना। तो मेरी चश्मा लग गया है, मुझे दिखाई नहीं दे, बहुत कमज़ोरी है, नसें कमज़ोर हो गई मेरी ज़्यादा, तो मुझे मास्क लगा के ऐसे लगता है ऐसे कहीं गिर नहीं जाऊँ थोड़ा सा। संक्रमित हो गए तो क्या होगा? ना बोलते आप लगा लेंगे, आप कहोगे तो लगा लेंगे, बात ये। यहाँ पर एक भाई साहब हैं। भाई साहब, आप मैंने भी मास्क नहीं लगाया, क्या नाम है? इस तरह से लोग जो हैं वो बच रहे हैं। और भाई साहब आप बताइए, आप इस तरह से लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बच रहे हैं और यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल। ये बताइए क्या नाम है आपका? अमन। अमन, ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क अभी नहीं लगा रखा, घर पर रह गया मास्क हमारा। अगर आप संक्रमित हो गए तो क्या होगा? अरे क्या पता हमें। ये बताइए, हर रोज़ क्या ऐसी भीड़ होती है यहाँ पे सब्जी मंडी में? हाँ ऐसी होती है यहाँ पर। क्या हुआ? मास्क नहीं लगाते लोग यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो ऐसे चलते हैं, बहुत कम है, मास्क बहुत कम लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। केसेस तो बढ़ करने लगे हैं। तो मतलब हाँ, जब होगा जब तो लगाएंगे ना, बढ़ेगा जब। संक्रमित हो जाएंगे तब लगाएंगे। अरे नहीं, तो सभी जने ऐसी फिर रहे हैं, तुम्हें दिख रही होगा पूरी मंडी में। तो इस तरह से मुरादाबाद की सब्जी मंडी में तमाम लोग हैं जो घूम रहे हैं और बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। सैनिटाइज़र का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। हमारी अपील है कि लोग सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन करें। वैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय ने समय से पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि अमिताभ ठाकुर को लोकहित में सेवा बनाए रखने के लिए उपयुक्त न पाते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पहले सेवानिवृत्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के अधिकारी हैं और तमाम मसलों पर सरकार और अधिकारियों को घेरते रहते हैं, खींचते रहते हैं और इसी को लेकर अब एक बड़ा फैसला गृह मंत्रालय ने किया है और समय से पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर वही अधिकारी हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव का ऑडियो भी वायरल कर दिया था। जब मुलायम सिंह यादव ने धमकी भरे अंदाज में उन्हें फोन किया था तो उस मामले में भी इन्हें काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा विकास से जुड़े कामों में भी सवाल उठाते रहते हैं, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहते हैं और IPS अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए, अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट में लिखा, मुझे अभी अभी VRS सरकार को अब मेरी सेवाएं नहीं चाहिए, जय हिंद। तो मुझे अभी अभी VRS का आदेश प्राप्त हुआ है और सरकार को अब मेरी सेवाएं नहीं चाहिए, जय हिंद। तो 2 लाइन का ये ट्वीट अमिताभ ठाकुर ने किया है और ये जानकारी उन्होंने दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसलिए है कि IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपने ट्वीट्स की वजह से, अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और ये बयान उनके अपने ही महकमे के खिलाफ भी हो जाते हैं, ट्वीट अपने महकमे के खिलाफ हो जाते हैं और कई बयानों के बाद बवाल भी हो चुका है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। यूरिया बनाने वाली इफ्को फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। बॉयलर फटने से 6 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इफ्को प्रबंधन अभी भी मामले की जानकारी नहीं दे रहा है, मामले को दबाने की कोशिशें चल रही हैं। SP गंगापार धवल जायसवाल ने हादसे की पुष्टि कर दी है, लेकिन इफ्को प्रबंधन अभी इस मामले पर मौन साधे हुए है। तो प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है। यूरिया बनाने वाली इफ्को फैक्ट्री में हादसा हुआ, यहां पर बॉयलर फटा है और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोग झुलसे हैं, घायल हुए हैं, अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया है। लेकिन इफ्को प्रबंधन इस पूरे मामले की जानकारी अभी देने से बच रहा है, मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर बॉयलर कैसे फटा, कितने लोग इसकी जद में हैं, कितने लोगों को अभी और अस्पताल पहुंचाया जाना है। हालांकि इस पूरे मामले पर SP गंगापार धवल जायसवाल ने हादसे की पुष्टि कर दी है, लेकिन जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बॉयलर फटने के हादसे में 6 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन अभी कितने और लोग हैं जो इस धमाके की, इस बॉयलर फटने की चपेट में आए हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन प्रयागराज से बड़ी खबर है, इफ्को फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है, बॉयलर फटा है और बॉयलर फटने में
पहली जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। राज्यपाल के पहुंचते उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस हॉल में स्वयं सहायता समूह में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आज महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बड़ी कड़ी साबित हो रही हैं और वो अपने क्षेत्र में पूरी निडरता से काम करें। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे कुपोषित होते हैं या तो बच्चे मर जाते हैं। देखिए बाल विवाह न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका संगठन क्या कर सकता है? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना, सबको समझाना। यदि आपको ध्यान में आता है कि गांव में या तो कहीं और जगह पर बाल विवाह हो रहा है तो पुलिस को फोन करके बता देना कि ये विवाह बंद करवाओ, फिर खबर लेकर चले जाएंगे। लगता है आपको कि ये